मतलब मुखाफरती विज्ञान। ठीक, कहां तक पढ़ा था? कितने लोग जुड़े हुए हैं? बस हम 2 लोग हैं, शिवम और मैं। ऐसे कैसे पढ़ाने में मजा आएगा? पढ़ाने वाले को बताइए। कैसे मैं? तो टाइम की वेस्टेज है और पैसे की वेस्टेज है और कुछ नहीं, है ना? लोगों को सिर्फ जो मैम है। 2-3 बताएं। 2-3 मिनट रुक लेते हैं। दो तीन। 2-3 मिनट रुक जाते हैं। हाँ शायद हाँ, वही कोई वही। आते हैं क्या? हाँ जी, रुक जाते हैं, बिल्कुल। हेलो। हाँ ओम मैडम। ओम। मैडम ये जानना था कि जैसे एक प्रेगनेंसी लेडीज है हमारे घर में, तो उसे 8वां महीना चालू हो गया है, तो उसमें सूजन बहुत आ रहा है रात को, तो उसमें क्या करना चाहिए? नॉर्मली योगा तो हो ही रहा है, पर हाँ, सूजन बहुत ज्यादा ही हो रहा है। पैरों में सूजन है? हाँ पैरों में, और हाथी जैसे पैर हो जाते हैं रात को, तो अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है योगा करने से, पर थोड़ा थोड़ा और सूजन आ रहा है। हाँ, लेग उसमें हम रेजिंग लोग। कर सकते हैं। पैरों के पास तकिए रखें, वो कुशन टाइप की दो तीन चार, उसी के ऊपर पैर रखवाइए। और जो ऊनी सूती पट्टियां हैं नेचुरोपैथी में, वो बांध सकते हैं, उससे उनको आराम मिलेगा। हाँ 1 घंटे के लिए नीचे वो गीली पट्टी होती है, पानी से भिगो करके निचोड़ के बांधते हैं, और ऊपर ऊनी बांधते हैं। हाँ। ठीक है। और थोड़ा गर्म पानी में पैर भी डलवा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये कब सुबह शाम डलवा सकते हैं, रात को सोते के टाइम? सोते समय भी डलवा सकते हैं, लेकिन सोते समय लेग रेजिंग करा दीजिए। सुबह क्या होगा, मूवमेंट करेंगे तो कुछ भी अनइजीनेस होगी ना, तो कंट्रोल हो जाएगी, है ना? एकदम हाँ सोते समय कराने ठीक से है। इंसान उससे कनेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो हाँ 7 बजे तक 8 बजे तक करा दीजिए, पैरों में पानी में पैर डाल के रखें, और सुबह को पट्टियां बंधवा दीजिए एक बार। जी जी ठीक है। ठीक है। तलवे का एक्यूप्रेशर करा सकते हैं, सरसों का तेल मल के। ये कुछ कुछ टेक्निक्स कर सकते हैं। हाँ ये करो, ये जो मसाज टाइम मैंने बोला है, जैसे कि नारियल का तेल हो या सरसों का तेल से मसाज कर सकते हैं पैरों की हाँ एड़ियों में और पूरे पैर तक। मैंने मसाज हाँ के लिए बोला है, तो उससे भी थोड़ा राहत मिला है उन लोगों को। हाँ, पट्टियों से और होगा, जैसे सूती पट्टी अंदर हो, निचोड़ के बांधी जाए, उसके ऊपर ऊनी सूखी पट्टी बांधी जाए। जी जी मैडम। ठीक है। आज एक्चुअली ये वाला कोर्स खत्म भी होना था, आज इसमें ज्यादा नहीं बचा है, पर जो भी बचा है इम्पोर्टेंट है, क्या कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कितना बच गया? 2 मिनट और रुकते, 15 पे शुरू करेंगे, 12 हो रहा है। प्रतिमा जी, आप भी कई दिनों से जुड़ नहीं रही थी, कई बार से। नहीं मैम, वो लास्ट क्लास में नहीं, यहाँ पे नहीं, मौसम की वजह से नहीं आ रहा था, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। और वो जो अच्छा मंगलवार के दिन क्लास हुआ था ना क्या, उसमें तो नहीं, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। मैं जुड़ी थी लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। अच्छा। आज भी तो मौसम खराब है, लेकिन नहीं क्या, मैं पूरा अंदर दरवाजा बंद करके रखती हूँ और सुनाई थोड़ा थोड़ा दे रहा है। कभी बीच बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ रहती हैं आप? मैं बलांगीर, उड़ीसा बलांगीर की हूँ। अच्छा, तो वहां पर बारिश या ऐसा मौसम है, कैसा मौसम है? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। अभी मौसम खराब है यहाँ पे। 15 दिन शायद तो, हाँ 10-15 दिन हो गया है, मौसम तो इतना खराब रहता है, बीच बीच में बारिश हो रहा है। हम्म।
तो कुछ प्राकृतिक चिकित्सा आप यूज कर रही हैं? जी मैम। शिवम जी, आप भी यूज करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा? हेमंत जी, आजकल आप अटेंड नहीं करते हैं? कल परसों लेट हो गया था मैम, तो नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही, सब ठीक है। नमस्ते जी। हाँ, वो पंचकर्मा सेंटर नेचुरोपैथी योग वाला सेंटर खोले हैं, तो थोड़ा सा व्यस्तता हो गया था उस दिन। अच्छा, तो हाँ, तो इसीलिए नहीं कर पाया मैं। कहाँ पर आपने सेंटर खोला हुआ है? अपने जो सरिया बोलते हैं, अपने ब्लॉक है, मतलब एक थोड़ा सा कस्बा टाइप का है, अभी तहसील नया बना है। कहाँ पर? हमारे रायगढ़ जो है पहले था, अभी सारंगगढ़ जिला हुआ है। अच्छा। तो उस सारंगगढ़ जिले में एक तहसील है। तो लोग वहाँ आते लोगों हैं, जागरूक हो रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं बहन जी। हाँ, नमस्ते ये जी। आए हैं इधर, एक बहन है, अभी पूरा 8-10 जने को ट्रीट किए हैं, बताते हैं खान पान ये सब चीज के लिए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो 2-3 दिन अभी निशुल्क कर किए थे, 3-4 दिन, तो उसमें थोड़ा बहुत व्यस्तता हुआ था। और राजीव दीक्षित जी के जो शहादत दिवस था, तो उस दिन हम लोग उद्घाटन करें, एक कुछ अच्छा दिन है कहकर, तो उसके थोड़ा सा मतलब नहीं जुड़ पाया एक दिन। मैं सोच रही थी आप उधर बहुत रेगुलर थे ना, कि अभी इतने दिनों से आप जुड़ नहीं रहे हैं, क्या हो गया? एक दिन मिस हुआ है मैम। अच्छा, हाँ जी जी। चलिए, आज एक्चुअली जो फेसिटोलॉजी पढ़ा रहे थे, विजातीय द्रव्य वाला, वो लास्ट है, तो उसको पढ़ लिया जाए, ठीक है? पेज नंबर 22 पढ़ाना है। विजातीय द्रव्यों का निष्कासन एवं जीवनी शक्ति में वृद्धि। विजातीय द्रव्य होता क्या है? मतलब जो हमारा विषैला तत्व हमारे शरीर में जो है, वो उसको कैसे बाहर निकालते हैं, और जीवनी शक्ति मतलब हमारे शरीर की वाइटल फोर्स को कैसे हम इम्प्रूव करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से प्रथम सिद्धांत यह है कि सभी रोग, उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा भी एक है। शरीर में विजातीय द्रव्यों के संग्रह एवं उनकी वृद्धि से उत्पन्न रोग उत्पन्न होते हैं, अतः शरीर से उनका निष्कासन है। प्रथमोपचार की चिकित्सा ही करना शोधन है। इतना लेट सब जुड़ रहे हैं। चलिए फिर से रिपीट करती हूँ, पेज नंबर 22 और विजातीय द्रव्य हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से प्रथम सिद्धांत ये है कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, सभी रोग एक, उसका कारण एक, उसका निवारण एक। तो हमारे शरीर में जो विषैला पदार्थ है, विषाक्त तत्व है, उनको बाहर निकालना, उनका शरीर से निष्कासन ही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की आहार, दिनचर्या, प्राणायाम आदि के द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे रोगाणु प्रथम का जीवाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े होने के कारण नाश होता है। मनुष्य का शरीर पंच तत्वों के द्वारा बना हुआ है। इन्हीं पंच तत्वों का विजातीय द्रव्यों के कारण असंतुलन होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। अतः इन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से शरीर की मिट्टी चिकित्सा, उपवास, आकाश, धूप, हवा, मिट्टी, पानी चिकित्सा की जाती है, जिससे शरीर के अंतर्गत जमे हुए बढ़े हुए विजातीय द्रव्यों का शोधन कर शरीर एवं मन को रोग मुक्त किया जाता है ना। तो अव्वल तो हमें जागरूकता इस बात की क्रिएट करनी है कि हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, उन्हीं 5 तत्वों से ठीक हो सकता है ना, नेचर थेरेपी। तो हमें कैसे भी करके ये भाव सबके अंदर जगाना है कि किसी औषधि की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, बस समय रहते हम शरीर को उतना बिगड़ने ना दें, और अपने शरीर में जो भी चीजें हो रही हैं, हाँ, उनको प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ठीक करें, हाँ, प्रकृति द्वारा ठीक करें। कि एक तरीके से ये सोचें कि प्रकृति क्या चाहती है, अगर हम इनको ऐसे छोड़ दें तो प्रकृति कैसे बिहेव करेगी, प्रकृति कैसा क्या बताना चाहती है इसके माध्यम से। तो जो जहर जहां ज्यादा पॉइजनस दिख रहा है, वहां पर कुछ पर्टिकुलर थेरेपी करके उसको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। अब पृथ्वी तत्व की
मिट्टी चिकित्सा एवं विजातीय द्रव्य। अब पृथ्वी तत्व हमें किस माध्यम से मिलता है? मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से। और विजातीय तत्वों को हम कैसे बाहर निकालते हैं? इसके माध्यम से। मिट्टी शरीर के विजातीय द्रव्यों को घोलकर अवशोषित कर शरीर के बाहर निकाल देती है। मिट्टी एवं पंख स्नान के द्वारा उच्च रक्तचाप, तनाव, सिरदर्द, चर्म रोग, विशेषकर नाभि चक्र के मध्य मिट्टी की पट्टी से कब्ज रोग ठीक किया जाता है, जो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार रोगों का प्रमुख कारण माना गया है। रोगाः सर्वेदपि मंदग्रो, अर्थात सभी रोगों का वैद्यक शास्त्र में मंदाग्नि माना गया है, यानी कब्ज माना गया है। और इसे किस द्वारा ठीक किया जाता है? पेट पर मिट्टी की पट्टी रख करके। रोगाः सर्वेदपि मंदग्रो। अगर आपकी जठराग्नि मंद है तो आप सभी रोगों की जड़ है। जल चिकित्सा द्वारा कैसे ठीक करते हैं? पृथ्वी तत्व में मिट्टी चिकित्सा द्वारा ठीक करते हैं। और जल चिकित्सा एवं विजातीय द्रव्य। जल चिकित्सा के अंतर्गत स्नान आदि के द्वारा शरीर की त्वचा स्थित सभी रोमकूप खुल जाते हैं एवं शरीर का सबसे बड़ा आवरण में मार्ग से पसीना आदि के द्वारा विजातीय द्रव्य बाहर निकालते हैं। तो आवरण में मार्ग क्या है? त्वचा, स्किन द्वारा पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं एवं आरोग्य प्राप्त होता है। विजातीय द्रव्यों को जल चिकित्सा द्वारा निष्कासन हेतु एनिमा, गर्म सेक, ठंडा सेक, कटी स्नान, रीढ़ स्नान, गर्म एवं ठंडी पट्टियां, छाती एवं पैरों की लपेट आदि विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। प्राकृतिक स्नान के द्वारा शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति, मांसपेशियों में सक्रियता, रक्त संचार व्यवस्थित एवं संयमित होता है, जिससे शरीर रोग मुक्त होता है। अब अग्नि तत्व, तो आपने जाना ये हमने जो पढ़ा मिट्टी चिकित्सा, पृथ्वी तत्व कैसे होता है? जब हम मिट्टी पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी रखते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि लुई कुने क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा विजातीय द्रव्य का संग्रह सबसे पहले पेट में होता है, उसके बाद ऊर्ध्वगामी होता है, मतलब सिर पे चढ़ता है, तो सबसे पहले सिर में सिरदर्द शुरू होता है और फिर उसके बाद पूरे शरीर में फैलकर वो बुखार का कारण बनता है। इसी तरह अगर हम जल तत्वों की बात करें तो हम बहुत सारे स्नान करके, हॉट फुट बाथ है, स्पाइनल बाथ है, हिप बाथ है, स्टीम बाथ है, एनिमाज है, इनके द्वारा शरीर का शोधन करते हैं। अग्नि तत्व किस तरीके से करते हैं? सूर्य किरणों में विभिन्न 7 रंगों की पृथक सूर्य में अवधि निश्चित तेल या पानी की बोतलों में पृथक यूज की जाती हैं। तथ्य वैज्ञानिक तत्व यह है कि चिकित्सा प्राकृतिक है और प्राकृतिक रंगों के द्वारा बोतलों में पानी भर के चार्ज किया जाता है, जिस भी रंग के शरीर में जरूरत है। हाँ, तो इसका पूरा रंग चिकित्सा पे पूरा व्याख्यान है कि आपको मालूम है कि नीला रंग क्या है? नीले रंग की तासीर क्या है? नीले रंग की तासीर है कि वो हमारे शरीर में कूलिंग इफेक्ट देता है ना, शांतिदायक है और ठंडा होता है। लाल रंग क्या है? उत्तेजक है और गर्म है। हरा रंग क्या है? सामंजस्य बिठाता है, इको फ्रेंडली कलर है, हमारे नेचर का कलर है। तो हमें जिस रंग की आवश्यकता है उस रंग का हम पानी कांच की बोतल में चार्ज करते हैं। पूरा एक दिन सुबह 8 बजे कांच की बोतल रख देते हैं उस रंग की, और शाम को 5 बजे तक जब वो चार्ज हो जाता है तो उस पानी को, औषधीय पानी को, हम मरीज को दिन में 3 बार 4 बार पिलाने को कहते हैं। जिससे उसकी समक्ष की किरणों में बैंगनी में रंगों में नीला, आसमानी, हरा रंग शीतल प्रकृति के होते हैं, जिनका गर्मी जन्य रोगों में चिकित्सार्थ प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार शेष 3 रंग लाल, पीला, नारंगी उष्ण प्रकृति के होते हैं, मतलब गर्म नेचर के होते हैं। अतः इन रंगों से तैयार तेल 7 उक्त है। करते समय उपचारार्थ में रोगों जन्य शीत की बोतलों में पानी की द्रव्य विजातीय कुछ मिसिंग है, मतलब धूप में जब हम रखते हैं उसको चार्ज कर देते हैं तो वो औषधीय पानी बन जाता है, और उसको मरीज के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, बच्चे हैं तो 2-2 चम्मच, आधा कप, और जब और लोग क्या करते हैं, बड़े लोग हैं तो 1.5 कप दिन में 3 बार, ऐसा करके डिवाइड करते हैं। सूर्य किरण चिकित्सा में 4 प्रकार की किरणें होती हैं जो हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं। विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, फार इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। तो अगर हम इनको ऐसा कहें
कि कौन सा रंग हमारा जिम्मेदार है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी को जॉन्डिस है ना, तो जॉन्डिस को हम कैसे लोकेट करेंगे? जॉन्डिस का किस अंग की बीमारी है? जॉन्डिस किस ऑर्गन के खराब होने से जॉन्डिस होती है या इन्फेक्शन होने से जॉन्डिस होती है? बताएं। पीलिया किस अंग की बीमारी है? लीवर मैम। हाँ जी, तो लिवर का प्रॉब्लम है, तो लिवर हमारा किस चक्रा से किस चक्रा के आसपास पड़ेगा? किस चक्रा के अंतर्गत पड़ेगा? मणिपुर। वेरी गुड। मणिपुर चक्र का कलर क्या होता है? लाल, सूर्य के प्रकाश का मानना। नहीं, मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस का कलर पीला होता है ना? पीला। ऐसे देखिए, VIBGYOR विबग्योर ऐसे चलता है इंद्रधनुष, है ना? तो V फॉर लिख लीजिए, नीचे से चलिए लिखवा देती हूं, इसमें नहीं है। मूलाधार चक्र लाल रंग का होता है, बेसिक कलर चक्र रेड कलर का। फिर स्वादिष्ठान चक्र नाभि का चक्र जो हमारा है वो नारंगी रंग का। फिर सोलर प्लेक्सिस मणिपुर चक्र हमारा पीले रंग का। फिर हार्ट चक्र हमारा, हृदय चक्र अनाहत चक्र है हरे रंग का। फिर विशुद्धि चक्र हमारा नीले रंग का, हल्का नीला। हाँ हल्का नीला। एंड आजना चक्र हमारा गहरा नीला है। हाँ बैंगनी कलर का। और वॉयलेट कलर का हमारा सहस्त्रार चक्र। तो अब हम सबसे पहले जो सबसे सरल डायग्नोस है बेसिक रूट लेवल पे। मैम हाँ बताएं। मैम आज्ञा चक्र का क्या रंग होता है बोले? बैंजनी इंडिगो। VIBGYOR। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, VIB, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ठीक है, R सबसे नीचे रेड होगा और मूलाधार चक्र, और V सबसे ऊपर होगा विबग्योर। ठीक है, तो सबसे पहले जब किसी को कोई दिक्कत, हाँ बताएं। ये हमारे वेद में एक मंत्र आता है मैम, ये अष्ट चक्र नवद्वारा देहानाम पुरोध्या तस्य हिरण्यकोश स्वर्ग ज्योतिषा वृता। तो ये 8वां चक्र किसको मानते हैं? मनस चक्र, ये कहाँ पर होता है मैम? मन में। इसका मन को इंद्रिय माना गया, वो दिखाई नहीं देगी। जी। तो उसमें 8 चक्र की बताई गई है उसमें मंत्र। फिजिकल बॉडी में आपको 7 चक्र का ही डिस्क्रिप्शन है, और 8वां चक्र मन, 8वीं इंद्री। जी, और कहीं कहीं पर 6 चक्र माना गया है मैम, तो सहस्त्रार को छोड़ दिया। हाँ ऐसा। जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी बीमारी आपके सामने आई, मान लीजिए पीलिया जॉन्डिस आई, तो हमें ये देखना है कि जॉन्डिस किस अंग की बीमारी, किस अंग के खराब होने से हुई। तो हमारा एक ऑर्गन लीवर है जो, वो उसके जिम्मेदार है। या डायबिटीज हुई तो पेनक्रियास जिम्मेदार है ना, मोटी तौर पे। अब लीवर और पेनक्रियास किस चक्र पे आते हैं? सोलर प्लेक्सिस चक्र, मणिपुर चक्र किस रंग का है? पीला। तो इसका मतलब उस व्यक्ति को अगर हम पीले फल सब्जी खिलाएंगे, पीले रंग का पानी चार्ज किया हुआ रंगीन बोतल, पीले रंग की बोतल में अगर हम पानी को 12 घंटे के लिए रख दें, 8 बजे से लेके 4 या 5 बजे तक, और फिर अंदर ले आए और अगले दिन व्यक्ति को पिलाएं दिन में 3 बार, तो उसको फायदा होता है। ठीक, इसी तरह अगर किसी महिला को हाँ बताएं। हाँ, पेशेंट को पानी पिलाएं तो पीले रंग का, तो उसमें कलर ऐड करना पड़ेगा, फूड कलर। नहीं, ना सिर्फ पानी, जिसके ऊपर आपको पीले रंग की कांच की बोतल चाहिए। ठीक है, कांच की बोतल को आप 4 अंगुल ऊपर खाली छोड़ेंगे। ये किसका? अच्छा ठीक है। जैसे कांच की बोतल पीला ना हो,
मैडम हाँ, कांच जैसे की बोतल मान लो पीला ना हो तो क्या करेंगे उसमें? हाँ, तो जैसे ये बोतल है, इसमें थोड़ा सा प्रिंट है बस। तो एक तो ये है कि हम इसको 4 अंगुल कम ही भरेंगे, ऊपर से इतना खाली रखते हैं, चाहे तेल चार्ज करिए चाहे वो चार्ज कीजिए। जमीन पर नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें मॉइस्चर हो जाता है, तो लकड़ी के ऊपर रखेंगे, पीढ़े पे हमेशा कांच की बोतल को ऊपर से 4 अंगुल खाली रखेंगे। और सेलोफिन आती है जो लाल हरी पीली पन्नियां होती हैं, हाँ, जो बल्ब पे लगाते हैं और बल्ब का कलर चेंज हो जाता है, आती है ना, उसको डबल करके हम इस पे ऐसे रैप कर देंगे। ठीक, उसी वही एक तरीका है, क्योंकि सूर्य किरण चिकित्सा में भी हमें जब कांच, कितना कांच लाएंगे हर रंग का ना तो टूटता है, तो हम डबल लेयर करके उसी को यूज कर लेते हैं और 10-15 दिनों में वो जब सफेद हो जाता है तो उसको हटा देते हैं, दूसरा सेलोफिन लगा लेते हैं। हाँ, तो वो 1 रुपए 2 रुपए का सेलोफिन होता है। बोतल जो आती है तो मुझे पैक लेना चाहिए कि ऊपर जो कांच की ग्लास आती है या बोतल लेना चाहिए, उसमें फर्क पड़ेगा ना? जैसे बर्फ क्यों मैडम, पड़ेगा? कांच की ग्लास लें या बोतल लें इसमें? अच्छा, हमें देखिए, हाँ हाँ, अगर आप कांच का चौड़ा ग्लास है उसमें चार्ज करना चाहते हैं तो ऊपर से आप सूती धोती बांध दीजिए, सूती कपड़ा, है ना, मुंह पर, और उसमें चार्ज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े जार में कांच का जो जग होता है उसमें आप चार्ज कर लो, ऊपर से कपड़ा बांध दो। इसमें भी ये बहुत सजेस्टेबल नहीं है स्टील, पर स्टील फिर भी चलेगा, बट प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर हम इसमें लकड़ी का कॉर्क का ढक्कन लगा दें या कपड़ा बांध दें मुंह पर, तो ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी और ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा शुद्ध रहेगा, है ना। तो इसी तरह अगर किसी को कब्ज है पेट में तो उसको नारंगी रंग का पानी पिलाना चाहिए। हाँ, किसी को पाइल्स है, कुछ है, या मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है ना, तो हमें रंग का प्रभाव पता होना चाहिए। जिस डिप्रेशन है तो अजना चक्र और हार्ट चक्र, है ना, तो हरे रंग का पानी और बैंगनी कलर का पानी उसके लिए अच्छा रहेगा। किसी को बोलने में दिक्कत है, थायराइड ग्लैंड है, तो कितना हल्के नीले रंग का पानी। तो हर रंग की सेलोफिन आती है, अगर नहीं मिल रही है तो अगर हमें जैसे मान लीजिए नारंगी रंग बनाना है तो हम लाल और पीले की एक एक लेयर लगा देंगे, एक लाल एक पीली, और उसको लपेट देंगे तो वो नारंगी रंग बन जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों का ये होमवर्क है कि ये बॉटल कांच की, एक भी रूह अफ़ज़ा की बॉटल होती है, सफी के घर होती है ना, सॉस की बॉटल होती है, हाँ, तो वो आप खाली कर लो पूरी, पेस्ट वेस्ट हटा दो और एक पीढ़े पे, लकड़ी के पीढ़े पे उस बॉटल को ऐसे रख दो। ठीक, सेलोफिन से कवर कर दीजिए। घर में आपको ऐसा लगता है तो हरे रंग का पानी हर कोई पी सकता है। ठीक, ग्रीन इज द यूनिवर्सल कलर, यूनिवर्सल सामंजस्य बिठाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। तो कुछ नहीं है, तो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए हरे रंग का एक बोतल, ऐसे हरे रंग की सेलोफिन डबल लेयर चढ़ा दीजिए, ऊपर से 4 अंगुल छोड़ करके आप उस बोतल को ऊपर से, ये अगर प्लास्टिक का है तो हटा दीजिए और इसको हल्का सा कपड़े से बांध दीजिए। ठीक, सूती कपड़े से, जैसे गांठ लगाते हैं, जैसे अचार वगैरह रखते हैं, और आप इसको सुबह 8 बजे रख दीजिए, 4 बजे तक आप अंदर ले आइए। ये औषधीय पानी तैयार है, आप अगले दिन इसको 3 से 4 बार बीच बीच में पी सकते हैं। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपको कैसा लगता है। ये किरणों को कई तरह से हम लोग लेते हैं। एक तो हो गया पानी चार्ज करना, दूसरा होता है तेल चार्ज करना, जो 40 दिन तक आप चार्ज कर लें अगर उस तेल को, तो वो औषधीय हो जाता है। तो एक तो है कि आपने घर में तेल बना लिया, सरसों के तेल या तिल के तेल में आपने लहसुन है, मेथी है, अजवाइन है, करी पत्ता है, नीम है, ये सब पका के बढ़िया तेल बनाया और उसको आपने रखा, एक पूरा सीजन लग रखिए, तो आपको वो औषधीय तेल जिसमें लाइट्स आई हुई हैं खूब अच्छा सुंदर चार्ज हो जाएगा। लाल रंग से चार्ज कर लीजिए तो वो दर्द निवारक तेल और स्ट्रांग हो गया। ठीक, वो 40 दिन चलता है, जैसे आप लोग अचार रखते हो 10-15 दिन तो मिनिमम, बाकी आप जितना रख सकते हैं। और शाम के समय उसको उठा लिया जाता है, आप सुबह रखिए सनराइज के टाइम पे, शाम के समय उठा लीजिए। सिंपल तेल को भी ऊपर से 4 अंगुल छोड़ करके भरना है और इसके नीचे आपको लकड़ी रखनी, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है और वो उससे आपको मॉइस्चर भी नहीं आएगा। ठीक है, चौथा काम क्या करते हैं, अगर ये पूरी खाली बोतल को हम रख दें, हाँ, तो ये खूब तेज जब गर्म हो जाएगी तो हम इसका ब्रीदिंग करते हैं, और मुंह से भी, तो मुंह से लेकर के नाक से निकाल दिया, तो इसमें जो गैस भरी हवा आई और वो जब गर्म हुई तो उसके जो कण है छोटे छोटे, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हमको हील करते हैं। तो वो फिर उसी रंग के होते हैं कि हमको नारंगी रंग का रखना है कि पीला रखना है, लाल रखना है, वो भी डिपेंड करता है आपकी बीमारी के अनुसार। ठीक है, तो पहले बीमारी कहां पर है इसका पता लगाइए,
फिर ऐसा ना हो कि बीमारी, मान लीजिए कब्ज है, तो हम पेट को लेके चलेंगे स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र किस रंग का है? नारंगी रंग का। पर उसके साथ साथ उसको बीपी हाई है। अब अगर हम हाई बीपी के पेशेंट को लाल रंग देंगे तो उसको नुकसान करेगा, क्योंकि लाल रंग हीट का है और एक्साइटमेंट का कलर है। नारंगी रंग भी उसी में आता है, थोड़ा कम है, ठीक है, तो हम उसको फिर वो नहीं देंगे। किसी को अम्ल पित्त है, ठीक, तो एसिडिटी और अल्सर, मान लीजिए अल्सर है किसी को, कहाँ की बीमारी है? पेट की, पेट की है। अब पेट में अल्सर है तो हमें कायदे से, ये है स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र हमारा नारंगी रंग का है, तो हमें कायदे से तो नारंगी रंग का ट्रीटमेंट देना चाहिए ना। पर हमें अल्सर में ठंडक देना है, ठंडा पिलाना है और ठंडी किरणों का इस्तेमाल करना है, तो हम नीले रंग का प्रकाश देते हैं पेट पर, तब पेशेंट ठीक होता है। तब तक लाल रंग नहीं देंगे। ठंडा खाना खिलाएंगे, नीले रंग का प्रकाश देंगे, नीले रंग का भोजन कराएंगे ज्यादा से ज्यादा, तब वो ठीक होगा। तो इसलिए प्रकृति भी पता होनी चाहिए कि व्यवहार क्या है उस बीमारी का, ठीक है। तो मोटी मोटी तौर पे आप लोगों को समझ आ गया, पर लाइट का, कलर का प्रभाव बहुत तेज होता है, तो बहुत अच्छे से उसको समझ के पढ़ के आप इम्प्लीमेंट जरूर करें पेशेंट पे, आपको फायदा होगा और ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी विजिबल रेज है, इंफ्रारेड रेज है, फार इंफ्रारेड रेज है और अल्ट्रावायलेट रेज है। इसमें दृश्यमान श्वेत किरणें क्या है? श्वेत किरणें सप्त रंगों से मिलकर बनती हैं, जिनका उपयोग हम रंग चिकित्सा में धूप स्नान से करते हैं, जिनके अलग अलग प्रयोग शरीर से यथानुरूप विजातीय पदार्थों को निकालता है। इसमें क्या है, हमको एक सफेद रोशनी दिख रही है जिसमें पूरे 7 रंग विद्यमान है, लेकिन हम उसमें फ्रंट से, बैक से जब बैठ करके प्रॉपर सूर्य स्नान लेते हैं, पानी पी के, सर पे ठंडा पानी गमछा रख करके, तो वो हमारे शरीर में जहां पे जो भी जिस रंग की कमी है वो किरणें एब्जॉर्ब होती हैं। ये सीधा सा सिंपल फंडा। दूसरा क्या है? इंफ्रारेड रेस। ये किरणें ताप प्रदान करती हैं जो सुख कर लगती हैं। ये स्नायुओं को शिथिल व शांत कर वेदना को कम करती हैं, क्योंकि वेदना व थकावट के कारण विजातीय द्रव्य जनित नाइट्रोजन, लैक्टिक एसिड वहां से दूर होने लगता है। तो मसल्स में जो लैक्टिक एसिड जमा होता है वो इंफ्रारेड रेस के पड़ने से वहां से दूर होता है और हमें फ्रेशनेस फील होती है। फार इंफ्रारेड रेस क्या है? दूरस्थ किरणें। ये किरणें अदृश्य श्रेणी में आती हैं पर ऊष्म होती हैं। ये थोड़ी गर्म है, जो शरीर में अस्थि स्तर तक पहुंचकर विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं तथा कैल्शियम और फास्फोरस का अस्थि में उपयोग बढ़ाने में सहायक होती हैं। साथ ही तत्वों विजातीय निर्मित तत्व संबंधी होती हैं। किरणें सुरक्षित, मतलब टॉक्सिन्स को भी निकालती हैं और ये बोन तक पहुंचती हैं। तो सबसे पहले स्किन तक कौन सी पहुंची? विजिबल रेज जो हमें दिखाई दे रही हैं। इंफ्रारेड रेज क्या है? हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम को अच्छा करा उन्होंने। और जो फार इंफ्रारेड हैं, जिनकी तरंग दैर्घ्य और ज्यादा है, वो हमारे बोन हेल्थ को अच्छा करती हैं, विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज क्या है? ये भी किरणें विटामिन डी के निर्माण में भाग लेती हैं। रिकेट्स, जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, रोगी को नहीं होने देती। इनकी प्राप्ति प्रातःकाल सूर्य से अच्छी संभव होती है। जब सनराइज होता है तब तुरंत जो किरणें मिलती हैं वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। उपयोग के अतिरिक्त सूर्य प्रकाश में क्रीड़ा, व्यायाम कार्य करने से स्नायुओं की पुष्टि होती है, जो उनके आकार एवं मन में बल में वृद्धि करता है। कैल्शियम की वृद्धि व उसका पाचन बढ़ जाता है। सूर्य प्रकाश अम्ल जनित विजातीय द्रव्यों को बाहर कर क्षारत्व में वृद्धि करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जो हमारे ब्लड का पीएच एल्कलाइन रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, एसिडिक रहता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो पीएच जो है हमारा जैसे जैसे अल्कलाइन होता है वैसे वैसे हम स्वस्थ होते हैं। सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर टी.आर. ट्रॉल के अनुसार कार्यरत में अंधकार या खानों में प्रकाश सूर्य है लेने के कारण, एक सेकेंड, कुछ गलत प्रिंटिंग है।
हाँ, इनका कहना है कि जब अंधकार में जहां पे पूरा कॉम्पैक्ट वातावरण हो, सूर्य की किरणें नहीं आती हो, तो वहां पर जो लोग काम करते हैं उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही उग्र हो जाता है, क्योंकि उनके जो श्वेत कण हैं वो संख्या में बढ़ जाते हैं और लाल कण कम हो जाते हैं, जो कि रोग को उग्रता प्रदान करते हैं। और सूर्य की किरणों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जितने भी ऐसे रोग हैं वो अपने आप ही स्वतः नष्ट होने लग जाते हैं। पृथ्वी के जिन हिस्सों में 12 महीने सूर्य प्रकाश उपलब्ध है वहां कैंसर की मात्रा कम पाई जाती है। इसके विपरीत होने पर कैंसर, क्षय रोग, रिकेट्स, निमोनिया, शिशु मृत्यु दर व संक्रमण तेजी से होता है। वायु चिकित्सा एवं विजातीय द्रव्य का क्या तालमेल है? पंच प्राण, जिन्हें प्राण कहा गया है, कहते हैं अपान, समान, व्यान, उदान वायु है। महत्व विशेष की चिकित्सा वायु हेतु प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से विजातीय द्रव्यों का निष्कासन हेतु 2 प्रकार की चिकित्सा की जाती है। कैसे? वायु स्नान द्वारा विजातीय तत्वों का निष्कासन। तो कैसे होता है? हल्के कपड़े मौसम के अनुसार उतारकर या कम कपड़े पहन के स्वच्छ एकांत स्थान पर जहां पेड़ पौधे हों और शुद्ध वायु हो वहां पर घूमना चाहिए, जिससे त्वचा आपकी सीधा सीधा वायु के संपर्क में आए और वो है स्वस्थ हुए। दूसरी कैसे करते? एक तो वायु का स्पर्श आपने सीधे सीधे लिया और दूसरा प्राणायाम द्वारा। तो पहले के समय में जब हमारे, आपने देखा होगा जब आप किसी किले विले को घूमने जाते हो, फोर्ट जाते हो, तो आप इतने से झरोके के सामने खड़े होते हो और खूब तेजी से हवा अंदर आ रही होती है ना। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतना छोटा सा झरोका है, पर वो इस एंगल पे बने होते हैं जितने भी किले होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, कि वो आपके शरीर को, अगर आप नेकेड वहां पे खड़े हो जाओ तो पूरे के पूरे वो वायु स्नान करा दें। ऐसी ऐसी टनल, ऐसी ऐसी पहाड़ों से हवा आ रही होती है। और दूसरे प्राणायाम के द्वारा, ये आप सभी जानते हैं, इसका अभ्यास करके हम सब यहां तक पहुंचे हैं। अष्टांग योग में प्राणायाम का दीर्घ जीवन एवं आरोग्य प्राप्ति में बिना धन के इलाज इसे माना गया है। नियमित प्राणायाम द्वारा श्वास का प्राण तत्व अर्थात ऑक्सीजन में, लंग्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती है। दीर्घ श्वास प्रश्वास, गहरी श्वास लेने से ऑक्सीजन प्राण तत्व कोशिकाओं में पहुंचकर उन्हें स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इनसे कोशिकाओं का क्षरण तत्व प्राण द्वारा संचार, रक्त पर्याप्त है। शरीर स्वस्थ शरीर होकर पोषण व कोशिकाओं में, मोटी सी बात यह है कि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है हमारी कोशिकाओं तक। सेलुलर लेवल पे जब हम गहरी श्वसन क्रियाएं करते हैं तो वहां तक कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां पर जो टॉक्सिन्स हैं वो किल होते हैं। ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ने से वो स्वस्थ रहती हैं। आकाश तत्व चिकित्सा क्या कहती है? जिसमें कि हम उपवास चिकित्सा का सहारा लेते हैं। मस्तिष्क एवं शरीर के विजातीय द्रव्यों को निष्कासित करने हेतु उपवास चिकित्सा का प्राकृतिक चिकित्सा में आकाश महाभूत के अंतर्गत समावेश किया जाता है। पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपवास, यथा उपवास, सायकालिक उपवास, आहारोपवास, रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, मठोपवास, पूर्णोपवास, साप्ताहिक उपवास, लघु उपवास, कड़ा उपवास, चिकित्सक विजातीय द्रव्यों के निष्कासन हेतु अपनाई जाती है। तो कितने तरह के उपवास हो गए? बहुत तरीके के। जैसे जैसे व्यक्ति का जैसे खान पान बदला वैसे वैसे, पहले शुरू में ऐसे था कि हफ्ते में 1 दिन उपवास, तो साप्ताहिक उपवास हो गया, जिसको धर्म से भी बहुत जोड़ा गया क्योंकि उसकी महत्व है। फिर बड़े लेवल पर उपवास क्या हो गया? बिना पानी के भी ड्राई फास्टिंग करवाई गई, जिसमें करवा चौथ है और भी कई सारे मतलब त्योहार हैं, फास्ट हैं। फिर उसके बाद नवरात्रि, हर साल में 6 महीने के लिए इस तरह का 6 महीने में 9 दिन का इस तरह के उपवास कराया गया। तो सिर्फ इसलिए कि फास्टिंग एक ऐसी विद्या है, ऐसी नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसी चीज है कि जो बॉडी हमारी पूरी पूरी डिटॉक्स हो जाए। जितना हमने गलत काम किया, गंदगी की या अनशन खाया, वो सब हमारे शरीर से एक एक कतरा निकल जाए और नए शुद्ध तरीके से नए शरीर का निर्माण हो जाए। अब इसमें वो निर्माण तो कर लिया हमने, अब फिर वापस से वो ना खराब कर दें हम, तो उसके लिए हम साप्ताहिक उपवास पे आए। साप्ताहिक उपवास में भी एक समय खाना खाने पे आए। ऐसा करके आपने देखा होगा बहुत सारे धर्मों में
1 महीने तक एक ही समय खाना खाया जाता है। हाँ, और बहुत सारे धर्मों में रमजान है, रोजा है, ये है, ऐसे करके उपवास को हर धर्म में बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे आपके मुसलमान हो, चाहे आपके कोई भी धर्म हो, उसमें बहुत सारा उसको महत्व दिया गया है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो जठराग्नि है आपकी, जो पेट है, उसमें अगर हम खाते जाएंगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाने में, पचाने में लगा हुआ है हमारा सिस्टम, और बाहर भी निकाल रहा है, निष्कासन पूरा हो नहीं पा रहा है, और पचाने में लगा हुआ है, तो बीमारी बढ़ती जा रही है, वो बीमारी पे काम नहीं कर रहा। अब अगर हम खाना खाने की चीज को बंद कर दें, शट ऑफ कर दें, तो अब हम खा नहीं रहे, अब क्या करेगा शरीर? पूरी की पूरी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सारी शक्ति लगा देगा, तो निष्कासन ही हो रहा है, और खाना हमने नहीं खाया। तो एकदम ठीक उसी तरह जब हमको घर को बहुत अच्छे से चमकाना है, तो हम बाहर की एंट्री बंद करेंगे ना, तभी वो पूरी तरह कॉर्नर्स में हम सफाई कर पाएंगे। अगर व्यक्ति आते जा रहे हैं, मेहमान आते जा रहे हैं, उनको भी बिठाना है, उनको भी आवभगत करानी है, तो हमारे पास समय नहीं है 2 काम एक साथ करने का, और 2 काम एक साथ करने से वो उस लेवल पे बहुत अच्छे से सफाई घर की नहीं हो पाएगी। तो हमको एक दिन के लिए ऐसे बंद करना पड़ेगा रास्ता कि भाई आप उधर से आइए, हमको इस कमरे की सफाई करनी है। तो ठीक इसी तरह जब हम माउथ को बंद कर देते हैं, तो हमारा सिस्टम हमारे कचड़े को, गंदगी को, या एक्युमुलेटेड जो फैट सेल्स हैं उनको हजम करने में लग जाता है, और वो पूरी तरह से क्लीन करते हैं। तो टॉक्सिक सेल्स जो होते हैं, जो कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, गंदे सेल्स बनते हैं, जहर युक्त सेल्स बनते हैं, या कहीं पॉइजन इकट्ठा हो रहा है, वो सब के सब साफ हो जाते हैं, और वो कोशिकाएं अपने आप को ही मतलब सुसाइड कर लेती हैं। जैसे किसी को इतना भूखा रखो कि वो नहीं सरवाइव कर पाए, तो जो कमजोर होगा वो पहले सुसाइड कर लेगा, और जो अच्छी ताकतवर सेल्स होंगी वो अपने आप पनप जाएंगी। तो उसमें मेडिसिन आपको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। जब आप दवा खाते हैं तो पैरासिटामोल, ब्रूफिन, इन सबको नहीं पता कि आपको कितनी कोशिकाओं को मारना है। वो सारी की सारी एक तरफ से गन चल जाती है, और सब गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज, अच्छी सेल्स, पुरानी सेल्स सब खत्म हो जाती हैं। इसीलिए बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। फास्टिंग के दौरान क्या होता है, जब आप बिल्कुल भी खाना पीना नहीं डालते हैं, तो जो कमजोर सेल्स होंगी वो पहले ऑटोफेजी पे जाएंगी, और वो अपने आप को ही सुसाइड कर लेंगी, अपने आप को ही खा जाएंगी। तो ये बात आप सभी को समझ में आई कि ये कितनी मूल बात है, जो कोई प्राकृतिक चिकित्सक को इसका सहारा लेना ही पड़ता है। आपको एक आहार चिकित्सा और डाइट को लेकर के चलना ही पड़ता है, और जब कभी बात नहीं बनती है, तो जब आप उपवास पे व्यक्ति को रखते हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। जब तक उपवास पे नहीं रखते हैं तब तक ठीक करना मुश्किल होता है। सेम ऐसा ही लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ जैसा आपको समझाया है। उपवास प्रक्रिया में शरीर की जठराग्नि वाली पचाने को भोजन में लगी रहती है। विश्राम प्रणाली पाचन अर्थात उसमें पूर्ण रूप से विजातीय द्रव्यों को निकालने में लग जाती है, जिससे शरीर को सम्यक पोषण हेतु तैयार हो जाता है। विजातीय द्रव्यों का उपवास द्वारा निहरण होने से शरीर रोग मुक्त होकर एसिडिटी रोग, जन्य संस्थान, अम्ल पित्त, मोटापा, श्वास, दमा, उच्च रक्तचाप, गठिया आदि वात रोग तथा जीवन शैली अन्य रोगों से मुक्ति मिलने लगती है। ठीक है। अब विजातीय द्रव्य एवं अन्य प्राकृतिक चिकित्सा। मालिश स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं बीमार व्यक्ति के रोग निवारण हेतु प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत वैज्ञानिक मालिश की विधि वर्णित है। मालिश की विधि के द्वारा रक्त संचार उन्नत होने से विजातीय द्रव्यों का नाश होता है। मालिश से अंग स्वस्थ होते हैं, पुष्ट होते हैं, परिपोषण का प्रत्यांगों को निकालने द्रव्य। अच्छा, मालिश से शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है,
क्या होता है कि जब आपका शरीर खुद काम नहीं कर सकता है ना, बहुत सारे बुजुर्ग इतना व्यायाम नहीं कर सकते कि उनके अंग अंग का व्यायाम हो, मांसपेशियों का व्यायाम हो, नर्व्स का व्यायाम हो, तो क्या होता है, मालिश एक ऐसी विधि है कि दूसरा व्यक्ति आपके शरीर को पोषण दे सकता है ना। कर तो आप ही का काम रहा है ना शरीर, आप अपने हाथ की एक्सरसाइज कराते हैं और आप अगर हाथ को ऐसे ही रख रहे हैं, नहीं कर पा रहे किसी वजह से एक्सरसाइज, तो दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आपके शरीर को पोषण ही दे रहा है, आपके शरीर की जो रियर एंड टियर है उसको बचा रहा है, जो टूट फूट है उसकी मरम्मत कर रहा है। तो इसलिए मालिश स्वास्थ्यप्रद प्रभाव डालती है, त्वचा में सक्रियता लाती है जिससे रोम छिद्र खुलते हैं, त्वचा के ऊपर जो रोम छिद्र हैं, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, स्फूर्ति बढ़ती है और जो लैक्टिक एसिड जो मसल्स प्रोड्यूस करती हैं उनका निष्कासन होता है। रक्त संचार का रक्त संचार अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और कहीं कहीं पर जब फाइब्रोसिस हो जाती है, जैसे ये तंतु बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, अधिकतर ऐसा होता है, तो नेचुरोपैथी में अगर हम थोड़ा सा फर्मेंटेशन करके या गर्म ठंडी सिकाई करके जब हम टेपिंग मसाज कर दें अच्छे से, तो वो हाथ का जोड़ खुलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमको मसाज का मदद लेनी पड़ती है, और अगर आप टेक्निकल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मसाज करते हैं तो और ज्यादा फायदा होता है। पाचन तंत्र, निष्कासन, मल, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। निकलते समय यही सारा लिखा हुआ है ना, आपका डिफिकेशन बढ़ेगा, यूरिनेशन बढ़ेगा, मूत्र खुल के होगा, पॉटी खुल के होगी, जिससे बीमारियां ठीक होने लगेंगी। आहार चिकित्सा में क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत 2 प्रकार के आहारों की चिकित्सा की पुष्टि से वर्णन है, क्षारीय आहार, अम्लीय आहार। तो चिकित्सा शास्त्र के अनुसार क्या है, आयुर्वेद शास्त्र कहता है बिनापि भैषजन्य व्याधि पथ्यादेव विवर्तते नंतु पथ्य विहीनस्य भेषजानाम शतेरपि, अर्थात बिना किसी औषधि के सभी रोग पथ्य पूर्वक आहार विहार सोच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और ठीक से विचार करते हैं। ये औषधि भी अगर जाते हो ठीक से विचार, ये औषधि भी किसी जाए रखा पत्थर, पता नहीं क्या लिखा है, मतलब मोटा मोटा जो मुझे समझ में आ रहा है, इसमें कहने का मतलब है श्लोक में कि अगर आप भोजन सही प्रकार से, क्षारीय प्रकार से भोजन शरीर को देते हैं तो शरीर आपको एकदम स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ कारक भोजन देके ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें 2-3 तरीके के आहार का वर्णन जो पहले भी हमने क्लास में बताया होता है, शुद्धिकारक आहार, शांतकारक आहार और पुष्टिदारक आहार। पहले 3 से 10 दिन तक हम कहीं पे भी, जितने दिन भी मरीज रुकने वाला है, पहले शुद्धिकारक आहार की बात करते हैं, जिसमें नारियल का पानी, सब्जियों का सूप, लौकी टमाटर का रस, एलोवेरा, आंवले का जूस, नींबू का रस, ये देते हैं। फिर शांतिकारक आहार में क्या है, मौसम के अनुसार फल, सलाद, स्टीम्ड कर दें उसको, ऐसा कर सकते हैं, और सब्जियों का सूप बना के दे सकते हैं, फलों को दे सकते हैं, अंकुरित अनाज दे सकते हैं, चटनी, करी पत्ता आदि, ग्रीन जूस, ये सब शांतिकारक आहार में आते हैं। पुष्टिदारक आहार में हम फिर उनको कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं, मतलब रोटी चावल देना शुरू करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फलों को प्राथमिकता देते हैं, भीगे हुए मेवों को प्राथमिकता देते हैं। तब पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है और आहार ही औषधि है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा लिटरेचर था जो कि आज समाप्त हो गया। इसमें जिन्होंने नहीं अटेंड किया है उनको बहुत दुख होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा की नींव है। विजातीय द्रव्य से पूरा ये आर्टिकल भरा हुआ था कि शरीर में जहर किन किन माध्यमों से बाहर निकलते हैं,
जहर मतलब विषाक्त तत्वों, विजातीय द्रव्य अगर बाहर ना निकले तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है, और उसके एवज में एक प्राकृतिक चिकित्सक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसे कैसे वो देखे कि कहाँ कहाँ पर विजातीय द्रव्य इकट्ठा है, और वो कैसे उन विजातीय द्रव्यों को उस पेशेंट के परिवेश में और उम्र के हिसाब से जाके उसको ठीक कर सकता है ना। तो जैसे कि आज एक पेशेंट हमारे पास 70 साल के आए, बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने कहा आप तो 1.5 घंटे ही ट्रीटमेंट देंगी, 1.5 से 2 घंटे। हम तो आरोग्य मंदिर गए, जहां से मैंने 2001 में इंटर्नशिप की है, हम तो जिंदल गए आरोग्य मंदिर, हम तो रामदेव जी के यहाँ गए हैं, वहां तो पूरे पूरे दिन चिकित्सा चलती है। तो उसने मेरे यहाँ सारा घूमा, तो उसने कहा ये सारे इंस्ट्रूमेंट है आपके यहाँ, तो स्पाइनल स्प्रे बात भी है, रीढ़ स्नान आपके यहाँ, तो भाप स्नान, रीढ़ स्नान, कटी स्नान, और कंबलों से लपेट करके यहाँ पानी गिरते रहना। मैंने कहा आप देख लीजिए आपकी उम्र अब क्या हो गई है और टेम्परेचर क्या है हमारे लखनऊ का। तो आप जिस परेशानी से आए हैं वो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हम आपको देंगे और आपको ठीक करने का जिम्मेदारी हमारी है। पर आपको पूरे दिन लिटा करके हम सुबह सुबह सिर्फ स्टीम बाथ हो रहा है, फिर एक व्यक्ति आया आपको गर्म ठंडी सिकाई कर गया, फिर शाम को हमने हॉट फुट बाथ दे दिया, ऐसा दिमाग लगा के हम बहुत मोटा पैसा आपसे कमा सकते हैं और आपको घर से दूर रख सकते हैं। लेकिन जब आपका घर हमारे चिकित्सालय के बिल्कुल 4 कदम दूर पे है और आप 70 साल की उम्र में हैं और आप अपनी स्लिप डिस्क ठीक करने आए हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है ना कि हम आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट दें 1.5 घंटे और आपको इस बात के लिए आराम पहुंचाए। तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि मतलब ये व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग ही करेंगे हम, और दूसरी बात ये उसकी पॉकेट के अकॉर्डिंग करेंगे भाई। अगर हम 1 घंटे पोटली मसाज, कटी वस्ती और गर्म ठंडी सिकाई और टेक्निकल एक्यूप्रेशर दे करके और पेट पर गर्म ठंडी सिकाई करके उसको एक थोड़ा आहार परिवर्तन करके अगर उस 70 साल के व्यक्ति को आराम दे सकते हैं, तो उसको पूरे दिन रख करके कष्ट देने का और खूब बढ़िया मोटा पैकेज बना देने का क्या औचित्य है। फिर वो क्या होता है कि व्यक्ति को समय तो लगता ही है ठीक होने में, ऐसा नहीं हो सकता मिरेकल नहीं हो जाएगा। जिन मांसपेशियों को, बूढ़ी मांसपेशियों को जितना दिन लगना है वो लगेगा, 2 महीने 3 महीने, 10 दिन में ही आप उसकी कमर तोड़ दोगे 40,000 50,000 लेकर के, तो वो कैसे 3 महीने तक इलाज कराएगा? क्या इलाज करेगा? नहीं कर पाएगा ना। और जब नहीं कर पाएगा तो वो नाम खराब होता है प्राकृतिक चिकित्सा का और वो फिर नहीं ठीक होता, जैसे वो समय समय पर जाते रहे सब जगह। तो इसलिए मुझे लगता है क्वांटिटी ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी ट्रीटमेंट। आज किसी के पास इतनी भागदौड़ जीवन में है कि समय नहीं है। मैं कभी कभी सिर्फ आधे घंटे का ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हूँ कि आप सिर्फ कटी स्नान लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप सिर्फ भाप स्नान एक दिन, भाप स्नान एक दिन, कटी स्नान एक दिन, हॉट फुट बाथ। अब अगर आप मसाज कराएंगे फुल मसाज डेली, तो मेहनत तो पैसा तो लगेगा ही, और अगर आप दिन भर रहेंगे तो भी हम उतना ही ट्रीटमेंट देंगे, उल्टा हमारा कम खर्चा आएगा, हम अपने हिसाब से देंगे और आपसे ज्यादा पैसा लेंगे। तो इसलिए मुझे जैसे लगता है कि मुझे अपना मतलब सही व्यक्ति की उम्र के हिसाब से सही चिकित्सा का चयन करना चाहिए और उसको सही सलाह देनी चाहिए। 70 साल के व्यक्ति को जरूरी नहीं है इस समय जो टेम्परेचर है लखनऊ का उसमें हम गीली सूती चादर की लपेट दें, स्लिप डिस्क होने के बावजूद स्पाइनल स्प्रे बात दें, नहीं दे सकते, कटी स्नान दें। तो वो जिन ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे जिनसे पूरा दिन ऑक्युपाइड रहेगा, वो चिकित्सा क्रम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कहीं भी रिकमेंडेड नहीं होते। दोपहर में हाँ ठीक है, बहुत जिंदा दिली है तो धूप स्नान के समय पे 12-1 बजे दिया जा सकता है, पर उसके लिए आपके शरीर का बहुत पुष्ट होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अन्यथा ठंड लगने की संभावना होती है और जितना हमें फायदा नहीं हो रहा उससे ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान हो जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी मैं यही कह सकती हूँ आगे की क्लासेस के लिए समय से जुड़े कृपया। मैडम ये जानना था कि जैसे कि हमारे एक पेशेंट है, उनका भी एक क्वेश्चन है कि पित्त के थैली में पथरी, उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट किया पर निकल नहीं रहा है, तो उसका नेचुरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? नॉर्मली वो लोग चाहते हैं कि बजट उनके पास है नहीं कि उतना खर्चा कर सकते, नॉर्मल व्यक्ति हैं।
देखिए, अगर ऑपरेशन नहीं कराना है, देखिए अव्वल तो एक ये भी बात समझनी चाहिए हम प्राकृतिक चिकित्सकों को, हाँ, कि जब शरीर ज्यादा खराब हो जाए, अगर पथरी पूरी भरी हुई है या बड़ी है, हाँ, तो बहुत समय लग जाएगा उसको प्राकृतिक चिकित्सा से हटने में। तो अव्वल की अगर वो दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ डायग्नोस है तो उसको ऑपरेट लेजर की विधि से करा के बाकी शरीर को स्वस्थ किया जाए, पहली बात, कि दोबारा से पथरी ना बने। हाँ, दूसरी बात ये है कि उनको अगर 3 महीने का कटी स्नान कराया जाए और उसके बाद डायग्नोस किया जाए, सिखा दीजिए उनको गर्म ठंडा कटी स्नान, उसके बाद उनको एक अल्ट्रासाउंड कराया जाए और उसके बाद डिसाइड किया जाए। जी मैडम। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? मैडम ये जानना था कि कटी स्नान कौन सा करवा सकते हैं इसमें? गर्म ठंडा कटी स्नान कराइए। गर्म ठंडा तो दोनों टाइम कराना चाहिए कि एक ही टाइम? अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 2 समय करा सकते हैं, सुबह शाम। हाँ, कटी स्नान में कितना कितना मिनट का होना चाहिए? हाँ, इधर 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 बार, 3-1 3-1 3-1, इधर 5-3 5-3 5-3, 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा, कोई भी एक सेट रेशियो ले लें। 5 और 3 1। ओके, थैंक यू। हेमंत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, स्किन में जैसे काला काला जैसे धब्बा होता है तो उस कौन से तत्व के कारण होता है? जैसे स्किन का वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं और शुगर आदि भी रहता है, तो उसके लिए कौन सा? शुगर की वजह से हो रहा है। सिरोसिस जो कहते हैं उसको, सिरोसिस जैसे कहते हैं नहीं क्या मैम, वही बोल रहे हैं। नहीं, सिरोसिस अलग चीज है, सिरोसिस नहीं होगा, सिर्फ काले काले निशान पड़ रहे हैं, है ना? हाँ, थोड़ा काले काले निशान का। डायबिटीज होगा उनको, जिनको भी है। बॉर्डर लाइन में हाँ। डायबिटीज। खून का दौरान अच्छा करना चाहिए और स्टीम बाथ देने से फायदा होगा, और पेट की गर्म ठंडी सिकाई, पेट की गर्म ठंडी सिकाई सुबह शाम दोनों समय कराइए, और भाप स्नान डेली दीजिए। बाकी तो ठंडा वहां है कि नहीं पता नहीं मुझे आपके इधर, अदरवाइज जो गीली सूती चादर की लपेट है नेचुरोपैथी में, वो भी बहुत काम करेगी। जी मैम। और अगर पर्टिकुलर थोड़ी बहुत जगह पे है तो आप पर्टिकुलर एरिया पे भी गीली सूती चादर की लपेट मतलब बांध सकते हैं, जिससे वहां का जो खून है टॉक्सिक हो रहा है, काला पड़ रहा है, वो वहां से मूव कर जाए। खाली गीली पट्टी में? नहीं, उसके ऊपर ऊनी गीली सूती पट्टी पानी से निचोड़ के, और उसके ऊपर ऊनी पट्टी। हाँ जी, जो हाँ। होता है भाप जैसे गर्मी लगती। हाँ, जी मैम। जी मैम। ठीक है जी। आप ना करा भी कीजिए और रिस्पांस भी, रिजल्ट्स भी बताया कीजिए जब अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है? सभी लोग जहां पे भी चिकित्सा कर रहे हैं तो इससे चिकित्सा का बढ़ावा होगा, और आप चाहेंगे तो हमारा पेज है जो फेसबुक का HIW होलिस्टिक क्लिनिक का, इंस्टाग्राम भी है हेल्थ इज वेल ग्लोबल, तो उस पर हम लोग शेयर करेंगे ना, आपका भी फायदा होगा कि वहां से यहाँ पर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने ये किया ना, तो कितना अच्छा हो जाएगा वो। तो आप लोग ऐसा कोई एक बार ना लिंक भेज दीजिए, हम लोग उसको फॉलो कर लेंगे मैम। मैं सर को बोल देती हूँ कि हमारे लिंक्स आपको शेयर कर दे ना, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के। ठीक है, नमस्ते। जी मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैम।